नमस्कार, युवा जेके रिपोर्टर में स्वागत है। मैं अरविंद मनास। आज हम आए हैं उधमपुर एकजुट के ऑफिस में और हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं श्री राजेंद्र शर्मा जी, जो एकजुट जम्मू के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। तो आज हम पहले तो राजेंद्र शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो राजेंद्र शर्मा जी, हमारी जो मेन जो बात थी आपसे, हम ये जानना चाहते थे कि एकजुट जम्मू जो इलेक्शंस में डीडीसी इलेक्शंस में उतरा है, तो आपका जो इलेक्शन में जो उतरने का आपने फैसला क्यों किया? जी देखिए, एकजुट जम्मू जो है वो ग्राउंड पे पिछले 2014 से लेकर अभी तक लगातार बड़ी लड़ाइयाँ लड़ के आया है, जिसमें आप 370 और 35A की बात करें तो उसमें एकजुट जम्मू ने करीब 200 के करीब सेमिनार किए थे नेशनल लेवल पे। उसके बाद रसाना का मसला ले लीजिए, या फिर आप रोशनी एक्ट पे बात करिए, या माइनॉरिटी का जो केस था माननीय अंकुर शर्मा जी ने जो सुप्रीम कोर्ट से जीता था, जिसमें उन्होंने मोदी गवर्नमेंट और महबूबा गवर्नमेंट को 30-30 हज़ार रुपये फाइन कराया था। और उसके बाद भी मुर्मू के टाइम में भी एक बार फाइन हुआ है और उसके बाद भी उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन सेटल नहीं करा। उसके बाद 14 फरवरी का ऑर्डर ले लीजिए। 14 फरवरी का ऑर्डर जो कि एक हफ्ते के अंदर एकजुट जम्मू ने पूरी तरह से ध्वस्त कराया था। ये हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा और हम कोर्ट में और सड़कों पे काफ़ी देर से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जम्मू की लड़ाई लड़ रहे हैं। जम्मू के साथ जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन हुई हैं, जितने भी भेदभाव हुए हैं, वो सारी की सारी लड़ाइयाँ कॉन्स्टिट्यूशनली और रोड पे एकजुट जम्मू ने लड़ी हुई है। लेकिन अब हमें लगा कि ये सारी बातें लेके पब्लिक में जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू की लड़ाई है तो इसको थोड़ा एक बड़े स्तर पे लड़ा जाए। तो सर, हमारा जो दूसरा आपसे एक दूसरा क्वेश्चन है वो है कि आप कह रहे हो कि जम्मू के साथ जो भेदभाव हुआ, जो अमूमन जम्मू की पब्लिक, जम्मू की जनता कहती है, और लेकिन एकजुट जम्मू, आप कहते हो कि एकजुट जम्मू ने अगर इसकी लड़ाई लड़ी है, तो मैं आपसे एक चीज़ बड़ी स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि जो 4G का मुद्दा है खास करके जम्मू का, उसके बारे में आप बताएं कि अगर आपने लड़ाई लड़ी है तो आज तक 4G जो है वो क्यों नहीं बहाली हुई? देखिए, आज भी आप चाहे सोशल मीडिया में या किसी भी मीडिया में देखेंगे, आज भी जम्मू में 4G के लिए हमारा मार्च निकला हुआ है, पूरा का पूरा मोर्चा निकला है। एकजुट जम्मू ने उस चीज़ के लिए काफ़ी डिमांड की है, लेकिन ये जो पूरा इन्होंने सेटअप बना के रखा है, इनकी दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है, दिल्ली कश्मीर का ही करेगी, जम्मू हमेशा सिलवरी रहेगा, जम्मू हमेशा होस्टेज रहेगा, जम्मू को हमेशा दबाया जाएगा, रेवेन्यू जनरेट करने के टाइम पे जम्मू का नंबर आता है और कश्मीर को हमेशा देने की बात करी जाती है। इसमें चाहे आप पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें तो जम्मू को हमेशा स्लेवरी ही रखा गया है, जिसमें आप अगर आगे थोड़ी बढ़ के बात करें तो डिलिमिटेशन पे बात आती है। डिलिमिटेशन इन्होंने जानबूझ के 2011 के फज सेंसिस पे करने की बात करी है, जबकि 2021 ड्यू है। 2021 सेंसिस पे अगर डिलिमिटेशन होती है तो सीधी सीधी बात है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो जम्मू का बनता है, और अगर 2011 के फज सेंसिस पे अगर डिलिमिटेशन होती है तो चीफ मिनिस्टर श्रीनगर का बनता है। और इसमें आप सीधा और बिल्कुल स्पष्ट बातें हैं, सीधा दिखता है कि ये हमेशा कश्मीर को एम्पावर करने की बात करते हैं। इसलिए एकजुट जम्मू आज खड़ा हुआ है। एकजुट जम्मू ये एक बड़ी लड़ाई लड़के जम्मू को सेपरेट स्टेट का दर्जा दिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो सर, रोशनी एक्ट, जिस पर आपने भी पहले बात की कि रोशनी एक्ट जो है उस पर एकजुट जम्मू ने जो लड़ाई लड़ी, कोर्ट में लड़ी या जैसे भी लड़ी, तो इसमें अब आम जो पब्लिक है, खास करके काश्तकार लोग, जो ज़मींदार लोग हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर गांव में, देहात में लोग जो वे छोटी कम ज़मीनों पर अपने काश्तकारी करते हैं, लेकिन उन्हें ये डर है क्योंकि रोशनी में उनके पास भी कुछ ज़मीन जो है तो उसका वो काश्तकारी कर रहे हैं, अपना पेट पालते हैं। तो एकजुट जम्मू का क्या स्टैंड है उसके ऊपर, खास करके जो गरीब पब्लिक है उनकी ज़मीन पर? देखिए, रोशनी एक्ट में सबसे बड़ी और पहली बात है कि आप रोशनी एक्ट जो बना था, पहले बात करते हैं कि रोशनी एक्ट जो बनाया गया था, जो 2020 आते आते एक बहुत बड़ा घोटाला साबित हुआ है, ये तो आप बेहतर जानते हैं। तो इसमें सीधा सीधा जो ब्यूरोक्रेट्स
बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जैसे जिनके नाम आपने आज की डेट में बड़ी सारे मीडियाज में या लिस्टों में देखे हुए हैं, जो कोर्ट द्वारा या सीबीआई इंक्वायरीज भी उसमें चल रही हैं, वो सारे प्रकाशित हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेट्स ने मिलके यहाँ पे एक चालाकी करी है, बहुत जबरदस्त चालाकी करी हुई है कि उन्होंने सबसे पहले नाम लाए जमींदारों के, जिसका वो आजकल प्रचार भी कर रहे हैं बड़ा सारा। तो जमींदार जो हमारे गरीब हैं उसके लिए मैं इंश्योर करता हूं आपको, एकजुट जम्मू के चेयरमैन ने भी ऑन द रिकॉर्ड बार बार इस चीज़ को कहा है कि वो जो जमींदार हैं वो संपर्क करें हमसे। उनको कोई तहसीलदार, कोई पटवारी या कोई ब्यूरोक्रेट उनको तंग करता है या उनको कोई नोटिस देता है, वो हमसे संपर्क करें और हम उसका पूरा का पूरा सल्यूशन देंगे। पूरा का पूरा उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, कोर्ट में भी उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और बहुत सारे जमींदारों को उसमें से बाहर भी कर दिया गया है माननीय अंकुर शर्मा द्वारा, जिसमें हमारे अग्रेरियन रिफॉर्म्स, LB6 और S432 जैसे बहुत सारे ऐसे कानून हैं कि जो जमींदारों को पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करते हैं और पूरा इंश्योर करते हैं। इसलिए उनका किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होने जा रहा, इसलिए वो अपनी जगह पे पूरा इसका विश्वास रखें। तो सर बात ऐसे है कि आपने देखा कि यही मुद्दा जो है इस वक्त डीडीसी इलेक्शंस में सबसे आगे है और हर पार्टी जो है वो इस मुद्दे को अपने लेवल पर रख रही है और लोगों को बता रही है और लोग भी उनकी बात सुन रहे हैं और शायद उस पर अमल भी कर रहे होंगे। लेकिन आप खास करके आपके जो कैंडिडेट हैं डीडीसी के, जिन चाहे वो इंडिपेंडेंट, आपने उनको सपोर्ट किए, तो क्या आपने उनको ये बात बताई है कि भाई इस तरीके से आपको अपनी कंपेनिंग करनी चाहिए और लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए कि उनकी ज़मीनें जो है उनके हाथों से नहीं जाएंगी? देखिए, वो एकजुट जम्मू के बहुत ही समझदार पढ़े लिखे लोग, ज़्यादातर एकजुट जम्मू के जो है पब्लिक डोमेन में आए, मतलब इस डीडीसी इलेक्शन में आए हैं। उनको एकजुट जम्मू की आइडियोलॉजी, एकजुट जम्मू के काम करने का तरीका, किन मुद्दों पे बात की जाती है, इसके लिए वो पूरी तरह से अवेयर हैं। तो आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एकजुट जम्मू का जिस तरह से एक बड़े पैमाने पर विस्तार होने जा रहा हो रहा है, आज की डेट में जिस तरह से लोग एकदम एकजुट जम्मू के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसमें ये सारी बातें बिल्कुल उन लोगों को बिल्कुल क्लियर है। और जो हमारे गांव देहात के लोग हैं जिनको नहीं ये चीज़ें पता हैं, एकजुट जम्मू उन तक हर एक बात पहुंचाने का काम करेगा और हर एक आखिरी आदमी तक जाने का पूरा प्रयास करेगा। तो सर ये क्वेश्चन हमारा जो मेन है वो ये इस तरीके का कि बीजेपी जो है इस कैंपेन में अपने नेशनल लीडर्स को भी इन्वॉल्व कर रही है डीडीसी इलेक्शन में। और हमने एक दो इंटरव्यू में एकजुट जम्मू के चेयरमैन अंकुर शर्मा को भी सुना है कि भाई वो जो लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, वो जो गाइड कर रहे हैं लोगों को, क्या वो आपको लगता है कि वो ठीक है? देखिए, उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे और दिल्ली से बड़े बड़े लीडर्स को लाके आज कंपेन कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी हो गई? जम्मू ने उनको 25 MLA दिए थे, आज उन 25 MLA को लेके वो ग्राउंड पे आए और बताएं कि उन लोगों ने काम क्या किया है। वो मात्र पब्लिक को बड़े लोगों को लाके, बड़ी बड़ी रैलियां सजा के या मतलब कुछ किराए के लोगों को लाके, वो अगर लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग उनके साथ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लोग उसका जवाब भरपूर देंगे और बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीजेपी ने जम्मू का नुकसान कश्मीरियों से भी एक कदम बढ़ के किया हुआ है। जो हम डेमोग्राफिक इन्वेजन की बात करते हैं, डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, जब जम्मू कोई डोमिनेंस की जितनी भी बातें करते हैं, इसमें कश्मीरी हुक्मरान जितने दोषी हैं उससे और ज़्यादा दोषी बीजेपी के लीडर हैं। आपको मालूम होगा कि 2008 में 11 MLA चुन के दिए थे जम्मू ने बीजेपी को, उनमें से 8 बिक गए। अब 2014 में इनको 25 MLA दिए, आज एक भी MLA इनका मुंह दिखाने के लायक नहीं है पब्लिक में। रोज नए बड़े बड़े मिनिस्टरों के नाम आप अखबारों में देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, उनके सारे के सारे बड़े बड़े घोटाले उनके सामने आ रहे हैं। तो ये पब्लिक को बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। मोदी जी का नाम लेके और मोदी जी की बातें करके ये पब्लिक को बरगलाना चाहते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी, शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा कि राजेंद्र शर्मा जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये बता दिया है
कि इनकी क्या विज़न है जम्मू के लिए, ये जम्मू के लिए क्या करना चाहते हैं। तो हमारे साथ बने रहें, आगे भी हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते रहेंगे। धन्यवाद।